गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का युक्ति आइस पर स्वागत है। हम लोग आज देखने वाले हैं डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में। तो आज के न्यूज़पेपर में आज क्या खास है उस पर चर्चा करेंगे। हालांकि यह यूज़फुल होगा आप लोगों के लिए यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस के लिए। साथ ही आप वनडे एग्जाम को भी दे रहे हैं तो पीटी फैक्ट आप यहां से कवर कर सकते हैं। और जो आप लोग को लगातार चलाया जाता था डीएनए अब फिर से आरंभ हो रहा है, तो हम पुनः आप लोग के लिए सेवा के लिए उपलब्ध हैं। तो देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। तो आज़ादी के बाद पहली बार होगी जातिवार गणना, लगातार चर्चा का विषय बना रहा था। इस बार 60-70 जो बीपीएससी हुआ है उसमें भी इससे प्रश्न पूछे गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आने वाले जो भी एग्ज़ाम हो, पीटी हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, वहाँ से यहाँ से प्रश्न उस सारे फॉर्मेट में पूछे जाएंगे। तो आप लोग इसको ध्यान से अच्छे से कवर करने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, डिजिटल एक्सेस जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार का है अभिन्न अंग। ऐसी बातें कौन कह रहा है? ऐसी माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसी बातें की गई है एक मामले में, तो उस पर हम देखेंगे। साथ ही साथ देखेंगे स्वतंत्रता, जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार किस रूप से प्रभावित होते हैं, डिजिटल एक्सेस क्या है, सभी तथ्यों की बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, अमेरिका से बहुपरिचित जो खनिज संसाधन समझौता है करने को यूक्रेन तैयार है। तो दुर्लभ जो तत्व होते हैं उससे संबंधित समझौते से यह मामला सामने आया है। और अभी दुर्लभ तत्व है बहुत ही चर्चा में हो, जैसे चीन पर टैरिफ लगाया गया है, उसके जड़ में यही एक दुर्लभ तत्व है जो टैरिफ का मामला इतना हाइप कर दिया है। तो उसे भी हम समझने का प्रयास करेंगे और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। साथ ही पीटी और मेंस ओरिएंट कुछ प्रश्नों का अभ्यास भी करेंगे। देखिए, डीएनए कोर्स जो है आपको दो रूप से उपलब्ध होता है, एक प्राइम बैच के बच्चों के लिए और एक बेसिक बैच। प्राइम बैच के लिए डेली पीपीटी आपको उपलब्ध कराया जाए, डेली क्लास नोट्स उपलब्ध होगा, डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाती है। कुछ प्रश्न महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं उससे प्रश्न आपको दिया जाता है, डॉट सॉल्विंग सेशन रहता है जो मैं ही डायरेक्ट लेता हूं बच्चों से, टू वे कम्युनिकेशन स्थापित करता हूं। आंसर राइटिंग जो कॉपियाँ होंगी उसको भी आपको उपलब्ध कराई जाएगी ताकि आप बेहतर तरीके से चीज़ों को कवर कर पाए। और ये सारी सुविधाएं युक्ति इसके ऐप पर होगा, अवेलेबल कराया जाता है। और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन बॉक्स और आप www.uktis.in पर विजिट करके फॉलो अप कर सकते हैं। बेसिक बैच बिल्कुल फ्री होता है जिसका डेली पीपीटी आपको ध्यान रखिए, क्लास डेली क्लास नोट्स ये सब उपलब्ध कराया जाएगा। जहां पर आप क्या होता है, आप उन बच्चों के लिए उपलब्ध है जिसमें वीडियो आप यूट्यूब पर जाके देख सकते हैं और वहां से कवर कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे हम बात करेंगे। इसी में फी स्ट्रक्चर की बात करें तो प्राइम बैच के बच्चों के लिए ध्यान रखिएगा, आप 999 रुपये इसका प्राइस डिस्काउंट के साथ उपलब्ध कराया गया है। और बेसिक बैच के बच्चों के लिए यह बिल्कुल ही फ्री है। इसे स्कैन करके आप प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ कोर्स की वैलिडिटी 1 साल की होती है। इसके साथ आप प्राइम बैच को आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम बात करें डीएमपी क्या है, तो डीएमपी आप डेली मेंस प्रैक्टिस कराने का एक विधा है जिसमें हम लोग आप लोग दैनिक आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए क्या करते हैं, उत्तर लेखन के लिए प्रश्न उपलब्ध कराए थे। जो मेंस एग्जाम होता है उसमें बच्चों को इससे बहुत ही लाभ हुआ। मैंने 70 बीपीएससी के लिए जो आप लोगों को डीएनए का सोर्स दिया था, कहाँ से प्रश्न आए हैं, उससे आप जाके टैली करा सकते हैं। बेसिक बैच और प्राइम बैच के दोनों के लिए डीएमपी डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के संदर्भ में ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन दिए जाते हैं पर कॉपी जो मेरे द्वारा रीचेक करके दी जाएगी, रिव्यू करके दी जाएगी प्राइम बैच के बच्चों के लिए। 1 by 1 मेंटरशिप क्या होता है, यह सिर्फ प्राइम बैच के बच्चों के लिए उपलब्ध होगा। उत्तर लेखन की सहायता होगी एक्सपीरियंस मेंटर के द्वारा, मेरे द्वारा, साथ और भी जो मेंटर्स होते हैं उनके द्वारा उपलब्ध है। डीएमपी का मूल्यांकन, कॉपियों का मूल्यांकन किया जाएगा, मॉडल उत्तर भी दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। तो अगर आप युक्ति है इसको पसंद करते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर हमारे कंटेंट आपको अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए हमें। और यूट्यूब, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, अगर आप कहीं भी हो तो हमें फॉलो कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रीलिम्स और मेंस टॉपिक क्या अभ्यास के लिए जो हमारे एमसीक्यू भी उसमें क्या शामिल किए उन सभी तत्वों को हम देखेंगे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है इसका ट्रिपल स्टार बना के आप लोग रखिएगा। और जो अभी इस वर्ष किसी का मेंस हो रहा है उनके लिए इम्पोर्टेंट है। इंटरव्यू जो अभी इस 2-4 महीने 5 महीने के अंदर इंटरव्यू देंगे उनके लिए भी यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मिस करके मत जाइएगा, नहीं तो समस्या आपको अपने विभिन्न एग्जाम के प्लेटफॉर्म पर होगी।
तो ध्यान रखिएगा, पहली बार हो रहा है जातिवार जनगणना होगा। इससे पहले कुछ राज्यों ने अपने जातिगत सर्वे करवा रखे हैं, तो उससे संबंधित कुछ बातें हो रही। देखिए, जातिवार जो जातिगत जनगणना की हम बात करते हैं, सर्वे की बात करते हैं, लगातार चर्चा का विषय है। विपक्ष के द्वारा ये बार बार उठाया जाता है कि इसे जैसे 2011 का जनगणना हुआ उसी तरीके से इसका भी जनगणना हो। पर यहाँ ध्यान रखिएगा, मंत्रिमंडल ने इस पर फैसला लिया, राजनीतिक मामलों कैबिनेट मंत्री बैठक में लिया गया फैसला यह है, जो देश में पहली बार, आज़ादी के बाद पहली बार होगा ऐसी जातिवार गणना की जाएगी। क्योंकि इससे पहले कई बार जातिगत सर्वे हुआ है, लेकिन पूरी गणना नहीं की गई थी, कुछ आंकड़े रिलीज किए गए थे। हालांकि ध्यान रखिएगा, वो आज़ादी से पहले की बात हो रही है। अब इसके बाद राजनीतिक जो पक्ष है, पक्ष और विपक्ष दोनों इसमें सरगर्मियां तेज होंगी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बहुत से प्रश्न उभर कर सामने आएंगे, जो समय समय पर हम उस पर डिस्कस करेंगे। प्रश्न वो क्या होंगे, जिस प्रकार से प्रश्न संसदीय व्यवस्था से उभर कर आएगा, संघवादी व्यवस्था से उभर कर आएगा, प्रशासनिक नैतिकता की बात इसमें होगी, तटस्थ कितना प्रशासनिक रहेगा, जातिवाद हम आर्थिक सामाजिक राजनीतिक कैसे हम उसको अधिकार दिला सकते हैं, इससे संबंधित बहुत से प्रश्न उभरेंगे। तो जैसे जैसे प्रश्न उभरेगा उसी अनुसार से हम चीज़ों को कवर करेंगे। क्लियर है? जातिगत जो जातिवार जनगणना का स्वरूप तय करने में कौन बन सकते हैं, सर्वदलीय बैठक की बात होगी। जो 2011 के सामाजिक आर्थिक जातिगत जो सर्वे है सीख लेते हुए आपको सरकार इसका स्वरूप तय करने के लिए सर्वदलीय समिति का बैठक। ध्यान रखिए, 11 में भी आपको जातिगत सर्वे हुआ था, पर उसके डाटा रिलीज नहीं किए गए थे कुछ कारणों से, जिसका बैकग्राउंड जो ग्राउंड लेवल पर जो कुछ प्रॉब्लम्स है, जिसके कारण इसे नहीं रिलीज किया गया। ध्यान रखिएगा, उससे सीख लेते हुए एक सर्वदलीय समिति का गठन किया जाएगा। तो यहाँ से पीटी फैक्ट आपको प्रश्न पूछा जाएगा। तो जिस दिन बैठक होगा, जिस दिन समितियां बनेंगी, उस पर हम चर्चा करेंगे। अब ध्यान रखिएगा, जो 2011 का जो सामाजिक आर्थिक जातिवार जनगणना है, 1931 में आपको 4147 जातियों की तुलना में आपको 46.8 लाख जातियां दर्ज की गई। सोच के देखिए, हमारे देश में कितनी जातियों का वर्गीकरण हुआ था। हम 31 में जब बात करते तो मात्र आपको 4147 जातियां हुआ करती थी, जो अंग्रेजों के काल में हुआ था एक बार सर्वे। अगर हम इस आंकड़े को एक आधार मान लें, कि जो हालांकि उसे रिलीज नहीं किया गया था, अगर एक आधार मान के बात करें तो उस समय 11 की जो जनगणना हुई थी, उसमें सेंसस में आपको ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको 46.80 लाख जातियां दर्ज की गई थी। तो सरकार इसके साथ साथ क्या करना चाह रही है, इसके लिए फुल प्रूफ मॉडल एक तय करेगी इस संसदीय बैठक में, इस सर्वदलीय बैठक में। तो इस तरीके से क्या होगा, एक अनुमानता अनुशासनता का होगा, एक जातिगत सर्वे का एक व्यापक स्वरूप प्राप्त होगा। किस प्रकार के फॉर्मेट रखने हैं, किन किन जातियों का वर्गीकरण सही तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जातियों को बेहतर हम उपलब्धता प्रदान करने के लिए, सेवाएं प्रदान करने की, उनके साथ हम कहीं गलत नीतियां ना अपना ले। इसके लिए बहुत जरूरी है सर्वदलीय समिति का गठन होना। तो इसी में ध्यान रखिएगा, इससे पहले जातिवार गणना 1931 के आधार पर जनगणना कराई गई थी, याद रखिएगा। इसके बाद ओबीसी आरक्षण का मंडल जो कमीशन 1980 के दशक में आई थी, ध्यान रखिएगा। 1991 में प्रधानमंत्री जो वीसी सिंह थे, उन्होंने लागू किया उनके द्वारा, और पिछड़ी जातियों की मौजूदा जनसंख्या जानने और उसके अनुरूप उत्थान नीतियों को बनाने का कार्य लगातार अभी वर्तमान तक चला। 50% उच्चतम आरक्षण का दर भी आप लोगों को पता होगा। ये सब चीजें बात करें। हालांकि ध्यान रखिएगा, जो विपक्ष के महत्वपूर्ण नेता है राहुल गांधी जी के द्वारा यह भी बोला जा रहा है कि अब आरक्षण को 50% सीमा से हटाना अलग लक्ष्य रहेगा। देखिए, बात हम करते हैं जब अनुच्छेद 15(5) की बात करेंगे, तो क्रियान्वयन से लेकर सरकार पर दबाव बनाने की बात करता है, जहां पर आरक्षण की बात होती है, SC/ST के विकास पे केंद्रीय धुरी मानते हुए बातें की गई है। अब इसके संदर्भ में कुछ बातें आपको ध्यान रखिए। निजी संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है 15(5) में, ध्यान रखिएगा। तो यह कैसे हम इसका अधिकतम लाभ पा सकते हैं, ये सब चीजें सामने उभर कर आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि जातीय जनगणना है क्या। सबसे पहले ये समझने का पहले कुछ बेसिक चीजें समझ लीजिए, इंटरव्यू में आपको काम देगा, मेंस में काम देगा। देखिए, प्रश्न जब एनालिटिकल बेसिस पूछे जाते हैं, जैसे 70 बीपीएससी में प्रश्न पूछेगी, यूपीएससी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं यूपीपीसीएस में एनालिटिकल बेस, तो आप उसके बेसिक के आधार पर ही क्वेश्चन को बेहतर फ्रेमिंग कर सकते हैं। नहीं तो एक फॉर्मेट पर क्वेश्चन अगर टॉपिक को पढ़ कर जाते हैं तो आप उसको क्लियर नहीं कर पाएंगे। इस सबसे बड़ी समस्या आपको ध्यान में रखनी है। इन सब चीज़ों का समाधान आप कैसे कर सकते हैं।
तो जातीय जनगणना है क्या? सबसे पहले याद रखिएगा, राष्ट्रीय जनगणना जो होता है, जो 10 वर्ष, प्रत्येक 10 वर्ष पर होता है, के दौरान लोगों की जातीय पहचान के आधार पर, किस जाति वर्ग का है तो उसके आधार पर व्यवस्थित तरीके से आंकड़े जुटाए जाते हैं, जातीय जनगणना कहलाएगा। अब ऐतिहासिक रूप से जातीय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित करती है। तीन टर्मिनोलॉजी आपको याद रखना है, यहीं से आपको पूछेगा क्या जातियों का किस प्रकार से आरक्षण देना चाहिए, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य के आधार पर उसको आरक्षण देने की बात होती है। हालांकि संविधान में सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था, शैक्षणिक व्यवस्था के संदर्भ में कुछ बातें की गई हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसे जातियों के आंकड़ों का पता चल सकता है कोई खास जाति किन क्षेत्रों में, जातियों की सामाजिक आर्थिक स्थितियां क्या है, सामाजिक उनकी स्थिति क्या है, समाज में उनका वर्गीकरण कैसा, समाज में उनका अस्तित्व कैसा, समाज में उनकी पहचान कैसी, उसका हम पता कर सकते हैं आंकड़ों के आधार पर। फिर आर्थिक स्थिति, वो कितना कितना उच्च वर्गीय, मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय श्रेणी में आते हैं आय के आधार पर, उसके भी हम आंकड़े एकत्र कर सकते हैं। उसके संबंध में हम फिर उसके आधार पर योजनाओं का निर्माण कर सकते हैं। अब उनका प्रतिनिधित्व कितना है, ये सब आंकड़े हम प्राप्त कर पाएंगे। इसकी जानकारी का उपयोग सामाजिक न्याय और उसके कल्याण के लिए नीतियां बनाने में मदद देगी। तो सबसे पहले आपसे यही पूछेगा कि जातिगत सर्वे या जनगणना होती है, राज्य सर्वे करता है, केंद्र अगर जनगणना करता है, तो इससे सबसे पहला लाभ क्या होगा? तो ध्यान रखिए, दो तीन चीजें स्पष्ट तौर पर आप बोलिएगा बिना हिचकिचाए, कि सामाजिक न्याय को और भी धरातलीय आधार दिया जा सकता है। दूसरा, कि उनका सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति, अर्थात वर्तमान स्थिति क्या है, अर्थात ग्राउंड लेवल की स्थिति क्या है, या रियल टाइम स्टेटस क्या है, यह भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को बात बताइएगा। फिर उसके बाद जब हम जातिगत जनगणना की बात करते हो तो ध्यान रखिएगा कि सरकार जो है ना, केंद्र सरकार आगामी जनगणना, जो जातीय जनगणना कराने का बातें की है, जो सर्वे होना था 2010 के बाद, 2010 साल के बाद जब होता है 2021 में, क्योंकि उस समय कोविड आ गया था तो जनगणना नहीं हो पाया था। तो अब सरकार ऐसी लग रही कि जनगणना कराएगी, तो इसी में जो जनगणना का है, जातीय जनगणना भी कराएगी उसके साथ। तो यह भी ध्यान रखिएगा। तो इस दौरान कुछ बातें उभर कर सामने आ रही है। तो देश में ध्यान रखिए, 2014 में कर्नाटक की सिद्धमैया सरकार के द्वारा जातीय सर्वे जारी किया नहीं किया गया, रिपोर्ट तो सर्वे किया गया पर रिपोर्ट नहीं जारी किया। हाल ही में बिहार सरकार ने सर्वे कराया, जिसे न्यायालय तक पहुंचाया गया। ये सब बातें उभर कर सामने है। अगर हम 46 लाख से अधिक हो चुकी है जातियों के संख्या, केंद्र सरकार के अनुसार 1931 में थी कितना, 4147 जातियां। तो यह कहीं जातियों का कैसे ध्रुवीकरण हो सकता है, यह एक पक्ष आपको उभर कर सामने आएगा। एक प्रश्न यहाँ से मेंस में पूछा जा सकता है, अगर जातिगत जनगणना होगा तो जातियों का ध्रुवीकरण किस रूप से उभर कर सामने आएगा? तो सोच के देखिए, जब 4147 जातियां उभर कर सामने आई थी, तो हमने 47 के दौर में किस प्रकार के अनुभव प्राप्त किए थे। उसके बाद जब 47 के बाद हम 80 के दशक तक आते हैं, तो जातियों का किस प्रकार से ध्रुवीकरण किया जाता है। जब यह स्पष्ट तौर पर हमें पता चल जाएगा कि देश में 46 लाख से अधिक जातियां हैं, तो उस अनुसार में राजनीतिक पार्टियों का गठन होगा, दबाव समूहों का गठन होगा, साथ ही साथ जो नॉन स्टेट एक्टर है उनका भी आपको यहाँ पर उद्भव होता हुआ दिखेगा। तो इस तरीके से चीजें बहुत ही कॉम्प्लेक्स कहीं ना बन जाए, तो इसके लिए एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ये इंटरव्यू में आपको यहाँ से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। ये सब चीजों को ध्यान में रखिएगा। अब इन सब चीजों के संदर्भ में ध्यान रखिएगा कि देश में किस वर्ग को कितना आरक्षण प्राप्त है। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें एससी को 15%, ओबीसी को 27%, एससी को 7.5%, 10% आर्थिक रूप से कमजोर समुदाय को, जो हाल ही में आपको संवैधानिक संशोधन के तहत दिया गया। तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर समुदाय को 10% का आरक्षण दिया गया था। तो इसके अगर ध्यान रखें, इसके ओबीसी जातियों की संख्या 50 पर अधिक नहीं होना चाहिए। 50 पर आरक्षण सीमा छूट भी आपको राजनीतिक दल से पहले आपको संसद के कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए 50% आरक्षण सीमा की मांग कर रहे हैं। ये सब बातें होती है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, 2011 के जनगणना में पुरुष और महिलाओं के आंकड़े भी याद रख लीजिएगा लगे हाथ, और कुल जनसंख्या कितना था, लिंगानुपात कितना था, साक्षरता दर कितना था, ग्रामीण जनसंख्या, शहरी जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व प्रतिशत में कम से कम याद रखिएगा। जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये आंकड़े याद रखिएगा, पीटी फैक्ट में आपको काम देगा, क्योंकि जैसे ही जनगणना की बात होगी यह बेसिक आपको यहां से पूछा जा सकता है। ये सब चीजें याद रखिएगा। क्लियर है? अब जातीय जनगणना का इतिहास एक नज़र देख लीजिए। सबसे पहले ध्यान रखिए, 1881 में जनगणना शुरू हुई थी।
देश में। उस समय भारत की आबादी लगभग 25.38 करोड़ थी। तब से लेकर हर 10 वर्ष के बाद यह जनगणना हो रही है। 1881 से 31 तक जातीय जनगणना हुई। उसके बाद जातीय जनगणना 31 तक हुई थी, और उसके बाद जब 41 हुआ उसके जातीय आंकड़े जुटाए गए, लेकिन इसको सार्वजनिक नहीं किया गया। तब से जातिगत जो जनगणना नहीं होती है, केवल आपको जनगणना कराई जाती है। जहां पर ध्यान रखिएगा, आजादी के बाद 1951 में पहली बार जनगणना हुई। उस समय सरकार ने तय किया कि सिर्फ अनुसूचित जाति एससी का, अनुसूचित जनजाति एसटी के आंकड़े जुटाए जाएंगे। सरकार का मानना था कि जातियों की जनगणना से समाज में विभाजन होगा, राष्ट्रीय एकता कमजोर होगी। यह उस समय की केंद्र में जो कांग्रेस की सरकार थी ऐसी नीतियां ली थी, क्योंकि देश उस समय आजाद हुआ था। ऐसी परिस्थिति न बन जाए जहां पर जातीय संघर्ष बढ़ जाए, जातीय समुदायों का दबाव समूह बन जाए, और वो कहीं ना कहीं नॉन स्टेट एक्टर होता है वो एक्टिव ना हो जाए। इस संदर्भ में बातें उभर कर सामने, इसलिए उस समय हमें महत्वपूर्ण रूप से क्या था, तत्कालिक विकास के परियोजनाओं को धरातल पर लाना था, सामाजिक आर्थिक उत्थान की बात करनी थी। तो इस प्रकार के राजनीतिकरण न हो जाए जातियों का, यह महत्वपूर्ण पक्ष के तौर पर आपको यहाँ पर क्या निर्णय लिया गया था। अब 1961 में राज्य में दी गई सर्वेक्षण की अनुमति। अब 1961 में जब 41 में ये सब 51 में ये सब चीजें नहीं हुई, तो 61 में अगले साल राज्यों को यह अधिकार दिया गया कि 91 में राज्यों ने क्या किया कि ओबीसी में अपनी सूची तैयार करने की सर्वेक्षण की अनुमति दी गई। ध्यान रखिए 1991 में ये सब चीजें याद रखिएगा। ओबीसी सामाजिक और आर्थिक रूप से, यहाँ पर 1991 कर लीजिएगा 991, ठीक है, क्योंकि मंडल कमीशन के बाद ये स्थितियां उभरी हुई, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। अब ध्यान रखिएगा, इसकी अनुमति दी गई और राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना नहीं की गई, पर राज्य अपने ओबीसी के मामले में सूची जारी कर सकता नहीं। 1991 मंडल कमीशन के आधार पर ये सब चीजें उभर कर सामने आई थी। अब कितनी ओबीसी आबादी है आंकड़ों के बाद, तो ध्यान रखिएगा 1955 से हम बात करते हैं। जब कलेकर आयोग था 1955 में, तो 32% ओबीसी की आबादी थी। जब मंडल कमीशन 1990 में आता है तो उसमें 52% आबादी के संदर्भ में बात की जाती है। फिर नेशनल सर्वे 1999 से 2004-5 आता है, तो उसमें 36%, यहाँ से 41% तक बूस्ट होते हुए देखते हैं हमें। फिर एक लेबर फोर्स सर्वे होता है, पीरियोडिक जो लेबर फोर्स सर्वे होता है 1920-21 में, उसमें 46% अनुमान ऐसी बातें की गई है। तो ये आंकड़े बदलते रहते थे, इन आंकड़ों को जरूर याद रखिएगा। देखिए आंकड़ों को जरूर याद करते चलिए, और मैं बार बार बोलता हूँ माइक्रो नोट्स आप लोग जरूर बनाइएगा। जो आप लोग का व्हाट्सएप ग्रुप है ना, व्हाट्सएप ग्रुप जो डीएनए का है वो एक्टिव हो जाएगा आज से। तो आप लोग वहाँ जो भी बच्चे इनरोल किए हुए हैं पेड ग्रुप में, वहाँ पर आप सारे माइक्रो नोट्स अपना शेयर करेंगे। क्लास देख लेने के बाद इवनिंग में आप 9 बजे से पहले आप शेयर कर दीजिएगा, ताकि एक्टिव रहिएगा। जो गलतियाँ आप लोग 70 में और उससे पहले यूपीएससी 2024 के संदर्भ में कर रखे हैं, यूपीपीसीएस 2024 के संदर्भ में कर रखे हैं, वो सब मत कीजिएगा। जो बोलता हूँ वो करते चलिए, आपको अधिकतम लाभ होगा। जो चीज़ें आपको एग्जाम में डायरेक्ट आएगा वही मैं पढ़ाता हूँ, क्योंकि वहाँ से अधिकतम जितनी चीज़ें उतना ही करके चले जाइएगा जितना बताया जा रहा है, तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखिए, जो जो बोली जा रही बातें उसके करिए, और सीरियस होकर करिए, ईमानदार होकर करिए, ठीक है। 2011 की जनगणना हुई थी, तो यहाँ पर यूपीए सरकार जो थी 2000, जो वर्तमान कांग्रेस की सरकार जो विपक्ष में है उसकी बात हो रही है, सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना कराई थी, लेकिन जातियों का आंकड़ा सार्वजनिक नहीं किया, क्योंकि आंकड़े में बताया लगभग 46 लाख से अधिक जातियों का यहाँ पर संग्रह हो गया। तो थोड़ा सा सरकार रिस्क नहीं लेना चाहती थी, आंकड़ों को और पुख्ता करना चाहती थी। ये सब चीजों को लेकर ध्यान में रखिएगा। अब आंकड़ों के बाद जातिगत जुटाने का पहला प्रयास होगा 1931 के बाद, जो अगला जनगणना होगा वो किन राज्यों में हो चुका है जातिगत सर्वेक्षण अर्थात सर्वे, तो बिहार, तेलंगाना, कर्नाटक 3 ऐसे राज्य हैं जो वर्तमान में अपने जातिगत जनगणना अर्थात सर्वे भी करा रखा है। इसका उद्देश्य राज्य के आरक्षण की नीतियों और कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने के आंकड़े जुटा है। आप लोगों को इस बार बीपीएससी में 1670 जो बीपीएससी मेंस हुआ हाल ही में खत्म हुआ है 2-3 दिन पहले, आपको याद होगा, वहां भी यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। अब जो जातिगत बिहार का सर्वे है 2023 के सामने आया, राज्य की कुल आबादी ओबीसी और अति पिछड़े जातियों की हिस्सेदारी 63% तक अधिक है। उस पर हालांकि मैंने पहले से ही वीडियो बना रखा है, आप लोग जाके हो सके तो कमेंट सेक्शन आप जाके प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। जातिगत जनगणना होगा तो लाभ हानि क्या होगा, सबसे पहले इसे याद रखिएगा, लाभ हानि के पक्ष को जरूर ध्यान में रखना है। भारत में जातिगत जनगणना होता है या जातीय जनगणना होता है तो सिर्फ जातियों की संख्या गिनना नहीं, इसके मांग के पीछे राजनीतिक मकसद भी है। इसको समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि राजनीतिक प्रतिभागिदारी बढ़ेगी, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगा,
तो सशक्तिकरण बढ़ेगा जातियों का, यह एक महत्वपूर्ण पक्ष के तौर पर देखा है। इसके गहरे सामाजिक प्रभाव हो सकते हैं, प्रभाव प्राप्त होंगे। जैसे सामाजिक प्रभाव कहने का मतलब जितना राजनीतिक सशक्तिकरण जातियों का होगा, उनके सामाजिक उत्थान की बात उभर कर सामने आएगी। जिन जिन जातियों का राजनीतिकरण हुआ है, राजनीतिक प्रभुत्व प्राप्त हुआ है, राजनीतिक अस्तित्व प्राप्त हुआ, राजनीतिक स्थान दिया गया है, उन जातियों का आप देखते होंगे उनका सामाजिक उत्थान की मांग ज़्यादा बढ़ी। जैसे आप देख सकते हैं बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती सरकार जो बनी थी, उस समय कैसे उनकी जातियों का वर्गीकरण, जातियों का सशक्तिकरण, जातियों का मांग हर जगह होने लगा। अभी चंद्रशेखर आजाद नाम सुने होंगे, वो भी वो भी जो जो दलित है उन वर्गों के लिए काम कर रहे हैं, तो उनकी भी राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से अपनी मांगे होती है। तो जरूरी है जातियों का राजनीतिकरण होना। राजनीतिकरण पॉजिटिव सेंस में, नेगेटिव सेंस में नहीं समझिएगा, पॉजिटिव सेंस में, क्योंकि उन्हें स्थान देना, प्रथम पंक्ति में स्थान देना, तो ये सब चीजें याद रखिएगा। राजनीतिक दलों को चुनावी राजनीति प्रभावित हो सकते हैं, यह भी एक पक्ष के लाभ के तौर पर है, चुनावी राजनीति प्रभावित हो सकते हैं। जातिगत जनगणना कारण पक्ष में यह तर्क दिया गया है कि 1991 में SC ST जातियों के आंकड़ा जारी होता था, लेकिन OBC दूसरी जातियों के आंकड़े नहीं होते थे। ऐसे में OBC सही सभी आबादियों का अनुमान लगाना मुश्किल है। तो ये सब बातें की जा रही है लाभ के पक्ष में। तर्क यह भी दिया जा रहा है कि आबादी के सही आंकड़े पता होने से उनके सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजनाएं बनाने आसान होगी, जो कि बिहार सर्वे में भी ये सब बातें हो रखी है। देखिए, यह योजना है ना, यह जो जनगणना है, वो जनगणना से कहीं ज्यादा सरकार के नियत, प्रशासन के नियत पर डिपेंड करेगा कि वो कितना सामाजिक उत्थान देना चाहती है आर्थिक विकास के माध्यम से जातियों का। नहीं तो अगर हम 47 से बात करें, अगर वर्तमान तक राजनीतिक और प्रशासनिक प्रतिबद्धता अगर 100% रहती, तो ये सब सर्वे की आवश्यकता होती ही नहीं। जो मजबूत होता है वो अपना सीट नहीं छोड़ना चाहता है। अब मान लीजिए बहुत से ऐसे अधिकारी बनते हैं, बहुत से ऐसे राजनीतिक पक्ष हैं जो अपने आप का स्टेटस सही कर लिए, क्या वो अपना आरक्षण छोड़ते हैं? वो OBC हो, जनरल हो, OBC हो, SC ST हो, कुछ में सब वर्ग की बात कर रहा हूँ। इसलिए व्यक्ति की नैतिक जवाबदेही भी आपको तय करनी होगी इसके साथ, नहीं तो पता चलेगा एक ही बार शामिल हो जाने के बाद वही वर्ग। अभी हाल ही में देखे होंगे UPSC का रिजल्ट आया है, 32 SC ST का, SC का आपको शायद सीट था जिसमें आपको मीना वर्ग से 22 कैंडिडेट का हो गया। तो कोई ये खास ही जातियां क्या इसका लाभ ले रही, ये भी एक पक्ष देखने वाली है। एक बार का मामला नहीं है, पिछले 2-3 UPSC रिजल्ट जाके देखिएगा तो समझ में आएगा। नहीं, जातियों का वर्गीकरण जातीय आधार पर जाति विविधता को नहीं क्रिएट करना है कि नहीं एक ही जाति इतना रिच हो जाए, उसको सामाजिक न्याय, उसको प्रशासन में अधिकार प्राप्त हो जाए कि दूसरी जातियां वो कहीं ना कहीं उसका दूसरी जातियों को शोषण करना शुरू कर दे। तो यह भी एक पक्ष के तौर पर आपको देखने की जरूरत होगी। वहीं हानि के तौर पर देखें, एक वर्ग का मानना है कि जातिगत जनगणना की मांग पीछे मकसद पिछड़ी जातियों जो है सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना नहीं, बल्कि समाज में विभाजित राजनीतिक फायदा लेना, यह भी एक पक्ष हो सकता है। जब भी राजनीति में जातियां आई हैं, वहां राजनीतिकरण में नेगेटिव सेंस बढ़ा है। जैसे बिहार में आप जातियां देख सकते हैं, जातियों का वर्गीकरण, जातियों के आधार पर सेनाएं बना दी गई भी है। यूपी में आप देख सकते हैं, और भी राज्य, ऐसा नहीं कि बिहार यूपी में ही जातियों का केवल राजनीतिक केंद्रण किया जाता है। बंगाल में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, सभी जगह अपने अपने स्तर पर जातियों का अपने क्षेत्र के आधार पर क्या किया जाता है, राजनीतिकरण किया जाता है। हाँ, हम उत्तर बिहार और यूपी के ज्यादा दिख जाते हैं, इसलिए कि यहाँ पर जातियों का वर्गीकरण समान तौर पर सभी लोग पहचानते हैं, जानते हैं। मीडिया इस हाउस को अच्छे तरीके से दिखाती है। अगर साउथ के जाके दिखाएगी तो वहां भी कहानियां साफ हो जाएगी। हमसे ज्यादा जातीय सुदृढ़ वहां पर राजनीतिकरण किया जाता है। इस वर्ग का मानना है कि सरकार के पास पहले जरूरी आंकड़े हैं, इनके आधार पर कमजोर वर्गों को सामाजिक आर्थिक तरक्की के लिए नीतियां कार्यक्रम प्रभावी तरीके से लागू किए जा सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है, ये सब बातें कह रहा है। फिर जातिगत जो जातीय जनगणना होगा, देश के जातीय विभाजन और गहरा होगा, इससे समाज तनाव, कटुता पैदा होगा। अब देखिए, सरकार को मूल मकसद है कि उन लोगों तक पहुंचाना योजनाओं का। पहले विपक्ष भी यही बात बोलती थी। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, उन राजनीतिक पार्टियों का भी नैतिक दायित्व तो होगा कि हम जातिगत जनगणना तो करवा रहे हैं या करवाने की मांग कर रहे हैं, वो पक्ष में हो या विपक्ष में, पर यहाँ पर ध्यान रखिएगा उनका राजनीतिकरण किस रूप में किया जाएगा, ये उनका नैतिक दायित्व होगा।
नहीं केवल वोट बैंक के लिए अगर जातिगत सर्वे होगा तो जातियों का जो विकास के स्थान पर विनाश कहीं ना हो जाए, ये सब मुद्दे आपको देखने को मिल जाएंगे। ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। चलिए एक प्रश्न का अभ्यास कर लेते हैं। यूपीएससी 2009 में एक प्रश्न पूछा है कि 1991 की जनगणना और 2001 की जनगणना के बीच भारत की जनसंख्या घनत्व 3 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। एक स्टेटमेंट दिया गया। दूसरा स्टेटमेंट है 1991 की जनगणना 2001 की जनगणना के बीच भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर घातीय 3 गुना हो गई है। तो इसका कथन में बोल रहा है कौन सा सही है। कथन केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक न तो दो। आप कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दीजिएगा। 1 का क्या होगा, ए है कि बी है कि सी है कि डी है। ठीक है, आप उत्तर दे दीजिएगा। सही उत्तर है। इसका आंसर आप लोगों को शाम इवनिंग में 8 बजे तक आपको यूट्यूब के जो कम्युनिटी पोस्ट होता है वहाँ पर क्वेश्चन सहित आंसर सहित अपलोड कर दिया जाएगा। आप वहाँ भी टिक कर सकते हैं। तो चलिए आंसर देने का प्रयास कीजिए। जनगणना से ये प्रश्न है, ये बेसिक प्रश्न है, इसलिए इस चीज़ को आप दे सकते हैं। फिर प्रथमता जो है, प्रथम किस वर्ष आपको जातिगत सामाजिक आर्थिक रूप से तहत जातीय आधारित जनगणना शुरू की गई थी? 1921, 31, 1872, 1881। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यह प्रश्न पूछा गया CISF का एग्जाम है, 2023 में हुआ है, वहाँ पर यह प्रश्न पूछा गया। तो प्रश्न लगातार पूछा जाता है, ऐसा नहीं। अब देखिएगा केंद्र में भी चर्चा हो गई ना, तो आप बिहार में, यूपी में, MP PCS में, राजस्थान PCS में, सभी जगह अभी इसके प्रश्न PT फैक्ट, मेंस फैक्ट देखने को मिलेगा। चलिए एक प्रश्न का अभ्यास आप लोग को करना है मेंस का। आज का प्रश्न जो है, बिहार में जाति आधारित जनगणना की आवश्यकता और महत्व विस्तृत प्रकाश डालिए। 70 BPSC के मेंस के क्वेश्चन में ये प्रश्न पूछा गया। 250 शब्दों में इसका उत्तर दीजिएगा आप लोग कम से कम। और बिहार में जाति आधारित जो जनगणना सर्वे जो हुई है उसको ध्यान में रखते हुए सारे डायग्राम फ्लो चार्ट यूज कीजिएगा। और इसका उत्तर आप लोग 9 PM से पहले आप DNA का जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है पेड बच्चों का, उसमें आप पेड बच्चे सभी भेजेंगे। और ये नेसेसरी है और सभी लोगों को भेजना अनिवार्य है, क्योंकि अब चीज़ें अब स्टार्ट हो गए हम, है ना, इसलिए ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। सॉरी, देखिए 70 BPSC के लिए हम लोग प्रीलिम्स और मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम ला रहे हैं, जहां पर हम लोग करंट अफेयर्स वाइज सीरीज आप लोग के लिए, प्रीलिम्स भूमि सीरीज और मेंस अग्नि सीरीज आप लोग के लिए लेकर आए हैं। कॉम्बो पैक पंचतत्व के नाम से जाना जाता है। उसमें आपको अगर इनरोल होना है और 70 BPSC में जो गलतियां होगी उनको नहीं दोहराना है, और किस तरीके से हम लोग प्लान किए उसके लिए वीडियो पहले से बना हुआ है, वीडियो जाके देख सकते हैं वीडियो सेक्शन में। आप ध्यान रखिएगा, हम वो काम करते हैं जिससे आपका सिलेक्शन पुख्ता हो। हमारी टीम वो काम करती है जो आपको कम से कम एरर आप एग्जाम हॉल में करके जाए। तो इसलिए हम लोग एक प्लान 111 डे का प्लान लेकर चल रहे हैं, जिसमें हम आप लोग को प्रीलिम्स PT प्लस मेंस दोनों चीज़ें आप लोग को कवर कराएंगे। और उसके लिए फिर आपको उसके टेस्ट भी ऑर्गेनाइज कराया जाता है। इसके लिए देखिए Day 1 से लेकर Day 1 पॉलिटी का आपको दिया गया भी है। ये 111 डे का प्लान है, 111 दिन का। तो इसमें आपको 15 दिन का पहला प्लान दिया हुआ है, जिसमें आप इसे देख सकते हैं। और इसमें PT के कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे और मेंस और के लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। इस तरह शेड्यूल बना हुआ है। अगर विशेष जानकारी चाहते हैं तो दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर लीजिएगा, बात कर लीजिएगा। और भी चीज़ें अगर प्राप्त करें इसका वीडियो जो रिलेटेड वीडियो से देख सकते हैं। क्लियर है? तो आप लोग जरूर इनरोल होइएगा। प्रवास सीरीज प्रीलिम्स सीरीज लाया जा रहा है 71 BPSC की, जो केवल टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं। केवल इनका मेंस अपना बेसिक चीज़ें क्लियर हो रखा है, फिर पहले 1-2 बार दे रखे हैं मेंस, तो उन बच्चों के लिए आपको 25 टेस्ट सीरीज का, आपको 25 टेस्ट का एक प्रवाह प्रीलिम्स सीरीज लेकर आया गया। तो आप इसे भी आप इनरोल हो सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा 25 टोटल टेस्ट यहाँ पर है, और इसके टेस्ट आपको दिए गए शेड्यूल के आधार पर है। इसका भी एक वीडियो बना दिया जाएगा, जिसे आप लोग देखिएगा। इसका मात्र फी रखा गया 499 रुपया, और सभी ऑनलाइन मोड में होंगे। ध्यान रखिए ऑफलाइन मोड में नहीं होता है, तो आपको ऐप पर ही देना होगा। तो इसे अगर कोई जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर बात कर सकते हैं और चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बात करेंगे। देखिए डिजिटल एक्सेस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का है अभिन्न अंग। ऐसा कौन बोल रहा है? ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। देखिए मामला 1 जुलाई 2023 में आता है। एसिड हमले में पीड़िता प्रज्ञा प्रसून
जो आईसीआईसीआई बैंक जाती है और खाता खुलवाने के लिए वहाँ, तो केवाईसी आप लोग जानते होंगे, केवाईसी का मामला होता है जो बैंक अकाउंट खोले या कोई भी सिम ले, अब डिजिटल एक्सेस के तहत केवाईसी करा, नो योर कस्टमर किया जाता है या सुरक्षा के लिहाज से किया जाता है। तो उसके लिए ध्यान रखिएगा, केवाईसी प्रक्रिया में एसिड हमले में चोट के कारण आंखें नहीं उन झपका पाने के कारण वजह से ये डिजिटल केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाई। तो कितना दुख की बात है, सोचिएगा। और यहाँ पर नियम कानून ग्राउंड लेवल पर संस्थाएं कैसे काम करती, सोचिए। एक बच्ची को, एक व्यक्ति को पहुंचना पड़ जा रहा है सुप्रीम कोर्ट तक। थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर लगा लिया जाए बैंकों के द्वारा, संस्थाओं के द्वारा, निजी हो या सार्वजनिक संस्थाओं के द्वारा, व्यक्ति अगर के जो एसिड हमले में बच्ची होगी वो अगर समझ सकते हैं, उनके आंख नहीं झपक, तो ये व्यवस्था कराया जा सकता है। कॉमन रियल टाइम पर हम कैसे समस्याओं का निदान पा सकते हैं, इसकी भी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंचेगा तो बहुत से कब्रें खोद दी जाएंगी आपकी। तो यहीं पर वो मामला देखने को मिलता है। तो रिजर्व बैंक के द्वारा तय प्रक्रिया के तहत केवाईसी प्रक्रिया तभी पूरी हो सकती है जब कस्टमर कैमरे के समक्ष अपनी आंखें झपकाए। एक बैंक, रिजर्व बैंक ने ये डॉक्यूमेंट जारी कर रखा है, एक नोटिस जारी कर रखा है कि केवाईसी तभी पूरा होगा जब आंख आप है ना एक बार झपकते हैं। अब मान लीजिए जिनका यह प्रक्रिया नहीं होता, जिनका आंख का जो पलक है वही जल जाएगा, तो कैसे करेगा। तो यह भी एक आपको समझने की आवश्यकता, अपवाद में आपको चीजें देनी चाहिए। तो यहाँ पर बाद में अपवाद स्वरूप प्रज्ञा की केवाईसी प्रक्रिया को इसके बिना ही पूरा मान लिया गया। लेकिन यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। शीर्ष अदालत ने प्रज्ञा और उनके जैसे लोगों की परेशानियां समझते हुए महत्वपूर्ण फैसले दिए। ऐसे हजारों व्यक्ति हो सकते हैं जो जिनको यह समस्या होगी या इससे संबंधित और भी कुछ समस्या होगी जहां पर केवाईसी के मामले में नहीं हो पाता दिव्यांग के स्वरूप में। तो ध्यान रखिएगा, कोर्ट ने वर्तमान में डिजिटल एक्सेस को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि यह जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का अभिन्न अंग है। अब यहाँ पर समझिएगा यह क्यों बोला जा रहा है कि व्यक्ति जितना जितना एक्सेसिबल हो सकेगा डिजिटल में, उतना ही वो क्या कर पाएगा, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएगा, अपनी सार्वजनिक लाभ तक पहुंच बना पाएगा, वो अपनी सरकारी योजनाओं तक अपनी बात को रख पाएगा, सरकार उस तक पहुंच पाएगी। इसलिए डिजिटल एक्सेस उसका जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार माना जाए, ऐसी बातें की गई है। यह सरकार सक्रिय रूप से समावेशी डिजिटल परिस्थिति की तंत्र डिजाइन करना चाहिए। तो सरकार को एक निर्देश भी साथ में दे देती है, इसमें कुछ 10 सूत्री कार्यक्रम, वो योजना बता देती है कि आप इस तरीके से काम कर सकते हो। तो समावेशी डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र डिजाइन करना, तो आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है आने वाले समय में जब सरकार इस पर निर्णय लेगी। इस जो निर्णय दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो उस पर कुछ सरकार एक्टिविटी दिखेगा, उसके लिए कुछ मॉडल वो तय करेगा। तो यहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है आने वाले समय में, तो इसे भी ध्यान में रखना है। कोर्ट ध्यान रखिएगा, जो दृष्टिबाधित और एसिड हमलों के पीड़ितों तक डिजिटल एक्सेस आसान बनाने के 20 विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए। तो इसे याद रखिएगा, 20 विस्तृत दिशा निर्देश आपको जारी कर दिए गए, इसे याद रखिएगा। अब इसी में जे भी पार्टी वाला है, जस्टिस R.A. महादेवन जो खंडपीठ थे, दोनों मिलकर यह मामला यह जो निर्णय देते हैं जो दिव्यांग लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से मार्गदर्शी होगा, इसे ध्यान में रखना आप लोग को। सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि डिजिटल एक्सेस सभी तक, जिसमें दिव्यांग और हाशिए पर रहने वाले समूह भी शामिल होते हैं, कि नागरिकों विभिन्न जरूरतों को ध्यान में रखकर समावेशी तकनीकी प्रगति की जरूरत है। अर्थात हम तकनीक को ऐसे एक्सेसिबल बनाएं जहां तक इन लोगों को भी पहुंच स्थापित हो सके। ऐसा सिंपल सा लॉजिक में समझिएगा। बायोमेट्रिक्स जो वेरिफिकेशन, जैसे चेहरे की पहचान में भी दृष्टिबाधित लोगों को बाहर रखे जाते हैं, उसको क्या करना, शामिल किया जा सकता है। मौके और पूर्ण भागीदारी के अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो इस सब मामलों में हम थोड़ा सा संयम बरत सकते हैं। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब डिजिटल समावेशन के लागू हो कानूनी फ्रेमवर्क, ऐसी बातें कि कोर्ट ने एक बात बोली है जिसको ध्यान रखिएगा आप लोग। भेदभाव दूर करने को सरकार और निजी संस्थाओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि डिजिटल सेवाएं वेब कंटेंट जो एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस और एक्सेसिबिलिटी मानकों का अनुपालन हो। अर्थात आप वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस बनाइए जिसके आधार पर जो भेदभाव जिनको महसूस हो रहा, वो दिव्यांग हो या वंचित वर्ग हो, उसे उनको महसूस न हो। अर्थात जीवन और स्वतंत्रता के मूल
आधारों में यह शामिल कर दीजिए आपकी उनको वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस के तहत उन्हें एक्सेसिबिलिटी मिले, वहां तक पहुंच स्थापित कर पाए। एक्सेसिबिलिटी मानकों को तय कीजिए, डिजिटल समावेशन को कानूनी फ्रेमवर्क पर लागू करने की बात करते हैं। और इसी तरह अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकारों को पूर्ण व्याख्या होनी चाहिए, ऐसे बातें कर देता है। तो आपको याद है, मैं बार बार बोलता हूं कि अनुच्छेद 21 मिनी संविधान बनता जा रहा, उसमें एक और लिस्ट शामिल कर दी। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा अभी हालिया में 1-2 वर्षों में कौन कौन से अधिकार अनुच्छेद 21 में शामिल हुए। आपको जब मैं टारगेट बैच पढ़ा रहा था, 15 डे का टारगेट बैच, 90 डे टारगेट बैच पढ़ा रहा था, उसमें भी ये बातें मैं बता रखा है कौन कौन से 21 के तहत शामिल हुआ। तो मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चों को याद है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। सुगम डिजिटल एक्सेस के लिए ये सब बातें की गई है, सरकार के द्वारा नीतिगत फैसले की बात की गई है। 2016 के केवाईसी नीति में बदलाव करने की बात की गई है। फिर कस्टमर ड्यू डिलिजेंस की और ऑन बोर्डिंग वीडियो आधारित केवाईसी प्रक्रिया, या हम इस तरीके से और भी उसको सरल बना सकते हैं, उसके लिए बात आंखों को झपकना अनिवार्य आवश्यकता नहीं मनाया जाए, ऐसी बातें वो निष्कर्ष के तौर पर दिया गया। फिर उसके बाद एक्सबिलिटी प्रोसेसन जो आपको जो है बच्चों उसको सुगमता के साथ लागू करने की जरूरत है। यह मानकों को ऑडिट करना से गुजरना, ये सब बातें नई फीचर लॉन्च करने की बात कर रही है। फिर अथॉरिटी अपने केवाईसी फॉर्म ऐसे डिजाइन करेगी जिसमें विकलांगता के प्रकार और प्रतिशत दर्ज हो पाए, तो ताकि उसके आधार पर भी हम एक्सेसिबिलिटी प्राप्त कर पाए, डिजिटल केवाईसी करा पाए, ये सब चीजें। अब ध्यान रखिएगा कि डिजिटल केवाईसी प्रक्रिया अंगूठे के निशान को स्वीकार करने के निर्देश दिए गए। अगर मान लीजिए जिनका यह इशू होगा आंख का, तो उसको अंगूठे से ही करवा सकते हैं केवाईसी, ताकि आप कुछ तो मानक के आधार पर उनका केवाईसी करा लीजिए। ऐसा नहीं कि वो फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाए। बेसिक चीजें आप ग्राउंड लेवल में, शुरू में ही बोला कि यह प्रशासनिक रियल टाइम डिसीजन मेकिंग का मामला है, तो यहाँ पर ध्यान रखिए इन सब चीजों को। अब केवाईसी 5 सितंबर 2023 तक अधिसूचना जो जरूरी संशोधन किया गया था, उससे सुनिश्चित ग्राहकों को कागज आधारित केवाईसी प्रक्रिया रहेगी, ये सब बातें हुआ। तो उसी में कुछ कुछ ई गवर्नेंस डिजिटल भुगतान की बात कर रहा है। तो ये सब ऐसा तंत्र लागू करने की बात है जिसमें ऐसे ग्राहक जिन्होंने पहले ही विनियमित इकाई के आधार केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर ली, केंद्रीय केवाईसी रजिस्टर के माध्यम से केवाईसी जानकारी अन्य संस्थाओं के साथ साझा करने के लिए अधिकृत कर सकता है। अर्थात एक बार कहीं भी वो कर लिया है तो वो क्या करना है, उसको हर जगह केवाईसी उसी के माध्यम से करने की जरूरत है। नहीं तो क्या होगा कि हर जगह उनके डाटा का शेयरिंग आप करवा सकेंगे। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। हेल्पलाइन गाइडलाइंस हेल्पलाइन की बात भी करता है। तो ये सब आपको 20 दिशा निर्देश है, उसको एक बार देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अमेरिका में बहुपक्षीय खनिज संसाधन समझौता करने में यूक्रेन तैयार है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्यों? देखिए अभी टैरिफ लगाया गया है ना, याद होगा टैरिफ अभी अमेरिका और चीन के बीच लगाया गया है। इससे संबंधित आपको बहुत से स्क्रीनशॉट मैंने पहले भी ग्रुप में भेज रखा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए बात करें। क्यों लगा रहा है टैरिफ? सबसे पहले याद रखिएगा क्यों अमेरिका चीन पर टैरिफ लगा रहा है। चीन एक्चुअली सबसे बड़ा दुर्लभ खनिजों को क्या करता है, दूसरे देशों को देता है, उन सभी देशों को दुर्लभ खनिज उपलब्ध कराता है, जिसमें अमेरिका क्या करता है, उस दुर्लभ खनिजों से अपने बेहतरीन हथियार बनाता है, रक्षा असेसमेंट बनाता है, जिसके कारण उसी हथियारों से वो क्या करता है, विश्व को है ना हथियार बेच के बड़ी रकम कमाता है। तो इसकी है ना भनक चीन को प्राप्त हो रखी है। तो वो क्या किया है कि टैरिफ कितना भी वो लगा रहा है, चीन हड़बड़ा नहीं रहा, परेशान नहीं हो रहा। रीजन इसके पीछे ही है क्योंकि उसको एक चाबी मिल रखा है, एक अमेरिका का वो नस पकड़ लिया जिसके आधार पर कितना भी वो कुछ कर ले, क्योंकि अमेरिका विश्व पर प्रभुत्व दो ही चीज से लगाता है, एक डॉलर के माध्यम से, एक हथियार के माध्यम से। बाकी चीजें एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। पर हथियार के मामले में, हथियार आपूर्ति के मामले में और डॉलर के माध्यम से, अगर अमेरिका के ये दोनों अगर कमजोर हो जाए, उसके बैकएंड में कोई दूसरा देश खड़ा हो जाए, अमेरिका धराशायी हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो जिसमें से डॉलर तो इसका अपना मुद्रा है, तो समझ में आता है। अगर देखते होंगे जब ब्रिक्स जैसे देशों में लोकल मुद्रा की बात की जाती है, सांकेतिक मुद्रा की बात की जाती है, अमेरिका परेशान हो जाता है। जो भारत का साथ अच्छे संबंध है उसको भी लताड़ देता है। तो ये चीज समझिएगा। तो यही दुर्लभ जो पदार्थ है, जो रक्षा उत्पादों को बनाने में ये सब चीजें मुहैया कराता है, जिसके कारण अमेरिका
अमेरिका क्या होता है, परेशान होने लगता है। तो ध्यान रखिएगा, अब खनिज संसाधन दुर्लभ समझो तो अमेरिका यूक्रेन में भी दुर्लभ खनिज व्यापक पैमाने पे मिलते हैं। अभी हाल में यूक्रेन के राष्ट्रपति जो गए थे अमेरिका के दौरे पर, सुने होंगे उंगला उंगली दिखा दिया गया, तुम कर दिया गया। तो आप देखते होंगे, तो इसी स्थिति में फिर से अमेरिका चाहता है रिश्ते बेहतर करना और दुर्लभ खनिज के लिए असेसमेंट आपको जारी करना चाहता है, पुनर्गठन करना। यही मामला है टोटल। एक निवेश के भागीदार निधि के तौर पर आप उसको क्या कहा, यूक्रेन के जो प्रधानमंत्री डेनियल सर्निहाल ने कहा कि इसे एक निवेश के तौर पर हम देखते हैं और इस पर हम फिर से क्या करेंगे, समझौते को एक्सटेंड करेंगे। ये सब बातें हो रही है। तो कुल मिलाकर बेसिक यही है कि दुर्लभ तत्व का मामला है, जहां पर तत्व के संदर्भ को अच्छे से समझिएगा। रियल मिनरल्स हम किसे कहते हैं, दुर्लभ तत्व किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा वे खनिज होते हैं जो पृथ्वी पर बहुत ही सीमित मात्रा में, जो खोजना, निकालना और संसाधित करना कठिन होता है। यह खनिज अक्सर दुर्लभ तत्वों, रेयर एलिमेंट से बने होते हैं। अत्याधुनिक तकनीक से इनकी बड़ी भूमिका होती है। दुर्लभ मृदा तत्व जो REE जो होता है, रियल जो तत्व होता है, ध्यान रखिए रेयर तत्व होता है जो 15 लेथेनाइड और 5 जो Z57 से जो आवर्त सारणी है 71 तक और स्केडियन ध्यान रखिए तथा टिनबिनियम के नाम से जाने जाते। ये रेयर तत्व, कुल 17 तत्व याद रखिए, कुल 17 तत्व रेयर तत्व के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें आप इसे देख सकते हैं आपको आवर्त सारणी में। अब ध्यान रखिएगा, यह रेयर जो तत्व है, दुर्लभ तत्व है, उसको रियल अर्थ एलिमेंट्स क्यों कहते हैं। अब ध्यान रखिएगा, यह भू प्रॉपर्टी की अपेक्षाकृत पर्याप्त मात्रा में पाए जा सकते हैं, फिर भी शुद्ध रूप से इसे प्राप्त करना मुश्किल होता है। 17 तत्वों के एक समूह है जिसे लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहते हैं और हेवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहते हैं। तो जो लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, लेथिनियम, सेरियम, परसियोडियम, नियोडियम, ये सब पाए जाते हैं, इसको कहा जाता है। और हेवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स उसे कहा जाता है जैसे यूरोपियम, टर्मियम और डाइस्पोर्सियम, इर्बियसियम। ध्यान रखिएगा ये सबको हेवी रेयर जो बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होते हैं, उसका प्रसाधन करना मुश्किल होता है, ये सब चीज़ें याद रखिएगा। इसके लिए आपको अब है कि इससे क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों तवज्जो दिया जाता है किसी देश के द्वारा जो दुर्लभ तत्व है या रेयर एलिमेंट्स है उसके लिए, मिनरल्स है उनके लिए। ध्यान रखिएगा। अब देखिए कि जो नियोडियम है उससे क्या क्या बनता है। शक्तिशाली मैग्नेट बनेगा, स्पीकर्स बनेंगे, विंड टरबाइन बनेंगे। लिथियम से रिचार्जेबल बैटरी बनता है, मोबाइल EV गाड़ियां बनेंगे तो लिथियम से। और लिथियम का सबसे बड़ा व्यापार के तौर पर हम देखते हैं चीन भी आपको इसके लिए आपको आगे बढ़ा हुआ। कोबाल्ट बैटरी, जेट इंजन, टेंटालम आपको मोबाइल लैपटॉप के कैपेसिटर बनते हैं। सेरियम से जो पॉलिशिंग कंपाउंड है, कारों का एग्जॉस्ट सिस्टम है, वो बनाया जाता है। और दुर्लभ जो मृदा तत्व है, रेयर एलिमेंट से जो है, आप ध्यान रखिएगा विशिष्ट गुणों के कारण इसका इस्तेमाल स्मार्टफोन में, HD डिस्प्ले में, इलेक्ट्रॉनिक्स कार में, वायुयान के महत्वपूर्ण उपकरण में, परमाणु हथियारों में, अंतरिक्ष कार्यक्रमों में। तो देखे होंगे कि अभी हाल ही में चीन के द्वारा बोइंग जो कंपनी है उसका एक जो एग्रीमेंट था उसको तोड़ दिया गया। अब बोला कि हम आपका बोइंग नहीं खरीदेंगे, तो आपका विमान नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे ही खनिज को आप लेके जाके, रेयर एलिमेंट्स को ले जाके बनाते हो और हम ही को तुम सामान बेचते हो और तुम हम पर टैरिफ लगाते हो। तो ऐसा अब नहीं चलेगा बाबू। तो यही बात कह रहा है चीन। और अमेरिका बोल रहा है हम तुमसे टैरिफ लेंगे तो तुम लो, हम तुमको सामान ही नहीं देंगे। आज से 5 साल 10 साल के बाद यह स्थिति होगा, तुमको वो दुर्लभ खनिज मिलेगा ही नहीं जो हम लोग सप्लाई करते हैं। जिसमें यूक्रेन है, चीन है और भी बहुत से देश है। हम एक गुट बना लेंगे बाद में, तो हम उन्हीं को देंगे जो हमारे साथ बेहतर रिश्ता रखेगा। तो नस उधर से कुछ और दबाना चाह रहा है, चीन कुछ और दबाना चाह रहा है। ये सब स्थिति ध्यान रखिएगा, यहीं पर बात हो रही है। अब वैश्विक स्तर पर भूमिका क्या है? चीन दुनिया का सबसे बड़ा रेयर अर्थ सप्लायर है, जिसे कई देश इस पर निर्भर रहते हैं, जिसमें अमेरिका भी। ध्यान रखिए, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश अब रेयर मिनरल्स के नए स्रोत खोजने और खुद के उत्पादन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष उभर कर सामने आएगा। तो बार बार यहाँ से प्रश्न पूछेगा। खनन और पर्यावरण प्रभाव के लिए रेयर मिनरल्स खनिज तत्व जो है आपको भू प्रदूषण उससे बढ़ जाता है, खतरा होता है। रेडियोधर्मी अपशिष्ट बदलते हैं, उससे प्रदूषण प्रभावित होता है, पर्यावरण प्रदूषण होता है, पारिस्थितिकी तंत्र को विनाश किया जाता है। ये सब चीजें आपको भरकर सामने आता है। और दुर्लभ तत्वों को हम बात करें प्रसंस्करण के बारे में, तो भारत में अगर बात करें तो 90,000 करोड़, ध्यान रखिएगा 90,000 करोड़ से अधिक का है दुर्लभ मृदा तत्वों का बाजार। जहां पर परमाणु खनिज अन्वेषण अनुसंधान निर्देशालय है, जिसे एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च AMD कहते हैं, के अनुसार 11.93 मिलियन टन मोनोजाइट
के स्रोत खोजे गए हैं भारत में। तो इस तरह के दुर्लभ तत्व हम इसे प्राप्त कर, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड निगरानी में दुर्लभ मुद्रा तत्वों को क्या कहा जाता है, सीमित खनन की बात की जाती है, तो यह नियामकीय बोर्ड के तौर पर काम करता है। अगर 24-25 में हम बात करें तो भारत सरकार इन खनिजों के खनिज क्षमता का आकलन के लिए 195 अन्वेषण परियोजनाओं को शुरू किया, जिसमें राजस्थान में 35 परियोजना सबसे ज्यादा वहाँ पर शामिल किया। और भारत में बात करें मोनोजाइट का कितना सभी राज्यों में स्थान है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इन राज्यों में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल, झारखंड में आपको देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में आपको देखते हो, तमिलनाडु के तट पर आपको देखते हैं मोनोजाइट के आपको अवशेष प्राप्त होते हैं। ये सब चीजें याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। यूपीएससी 2012 में यहाँ से प्रश्न पूछेगा और आने वाले समय में भी पूछे जा सकते हैं। आपको जो दुर्लभ पृथ्वी धातु है, अर्थात दुर्लभ रेयर तत्व है, एलिमेंट्स है, उसके ध्यान रखिएगा। नामक तत्वों के समूह अल्प आपूर्ति की चिंता व्यक्त की गई है। यह 2012 का क्वेश्चन है। यह अगर 2025 में आएगा तो अब के वर्तमान संदर्भ में पूछेगा। उस समय के संदर्भ में देखिए क्या चीजें दी गई थी। चीन इन तत्वों का सबसे बड़ा उत्पादक है, अपने निर्यात पर कुल प्रतिबंध लगाए है। चीन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चिली के अलावा ये तत्व किसी भी देश में नहीं पाए जाते हैं। अब यह दुर्लभ पृथ्वी धातु विभिन्न प्रकार के विद्युतीय वस्तुओं के निर्माण के लिए आवश्यक है। इन तत्वों की बढ़ती मांग है। तो कौन सा कथन सही है पूछ रहा, केवल एक, केवल दो, तीन, एक, तीन, एक, दो, तीन। आप यहाँ से बहुत इजी से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। यूपीएससी बड़े बड़े प्रश्न बनाता है, उसका बेसिक जो अगर आप लोग को जानकारी होगा वहां से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग एक प्रश्न पर के साथ। यह प्रश्न सबसे दुर्लभ तत्व कौन सा है? एस्ट्रेनियम है, रेडान है, यूरेनियम है, लिथियम है। एसएससी सीएसएल 2020 के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे इसका सही उत्तर क्या होगा। चार का क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। केवल आपको क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में बता देना है इसका उत्तर। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। फिर हम लोग मिलेंगे कल नए वीडियो एनालिसिस के साथ। और आज हम चीज़ों को कवर करेंगे पीटी और मेंस के संदर्भ में। एडिटोरियल अलग से वीडियो अपलोड होगा, तो आप उसे जरूर देखिएगा। एडिटोरियल जो और मेंस टॉपिक जो आप देख सकते हैं उसको अलग से हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। तो आप तब तक पीटी और मेंस के टॉपिक को एक साथ देखिए, फिर अलग से एडिटोरियल देखिए। तब तक के लिए धन्यवाद, हमें देखने के लिए, समझने के लिए और समय देने के लिए।